हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नोरसेट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में सितंबर में, प्रोबेबली 7 सितंबर 8 सितंबर को हुआ था, जिसका रिजल्ट 9 अक्टूबर को घोषित हुआ था। और रिजल्ट में सफलता का परचम लहराया था डीएमएमएस कोचिंग संस्थान के छात्र प्रकाश जाखड़ ने। और मैं प्रकाश जाखड़ को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ डीएमएमएस मेडिकल नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों की लगातार एक ही डिमांड थी कि सर प्रकाश जाखड़ से कब मिलवाओगे, और प्रकाश जाखड़ आज अपना अमूल्य कीमती समय निकाल के आपके सामने उपस्थित है। मैं प्रकाश जाखड़ का स्वागत करता हूं डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी संस्थान में। सबसे पहले तो मैं, जैसे कि परंपरा है, मैं डायरेक्टर साहब से, मिस्टर एन.के. शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि प्रकाश जाखड़ का तिलक लगा के माला पहना के स्वागत करें डीएमएमएस संस्थान में, और मिठाई खिला के मुंह मीठा करें। ओवर टू सर। शानदार। सबसे पहले हक तुम्हारा बनता है बच्चा। ऑफ कोर्स दिस इज माई रूल कि मैं पहले आपको बधाई हो। गो अहेड, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फर्स्ट ग्रेड तक पहुंचो। मेरी सलाह आपसे यही विश रहेगी। शानदार। God bless you, प्रकाश। मैं प्रकाश से निवेदन करूंगा कि सर को माला पहना के सर को माला पहनाए। एक फोटो। ओके, प्रकाश जाखड़ अपना परिचय दे, इंट्रोडक्शन दे। Myself Prakash Jakhad, son of Sardar Singh Jakhad from Jaipur district. जयपुर में कहाँ से? जयपुर में खाटू श्याम जी की खाटू श्याम जी के पास से। ओके, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है सर। किसान है। यस सर। कितने बीघा खेत है? 30-40 बीघा के समथिंग खेत है। खेती होती है? खेती नहीं होती, पानी नहीं है हमारे, मतलब कि बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पे होती है। बारिश के मौसम के समय। आपके परिवार में माता पिता और आपके अलावा और कौन सदस्य है? हम 2 भाई है, मम्मी पापा है। बड़ा भाई है, छोटा? बड़ा भाई है, क्या करते हैं वो? CGL की कोचिंग कर रहे हैं जयपुर में ही? जयपुर तो में। दोनों एक साथ रहते हो? हाँ, दोनों एक साथ रहते हैं सर। चलो, अच्छी बात है। ओके, आपने बीएससी नर्सिंग कौन सी ईयर में एडमिशन लिया, कौन सी कॉलेज से किया? थोड़ा बताएं स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग के बारे में। मैंने बीएससी नर्सिंग धनवंतरी कॉलेज मानसरोवर जयपुर से की थी। 2014 में मैंने एडमिशन लिया था धनवंतरी कॉलेज में, और बाद में 2018 में पास आउट हुआ था। 25 दिसंबर को मेरी लास्ट एग्ज़ाम लगी थी। 25 दिसंबर को? हाँ। ओके, फिर 25 दिसंबर 2014 को आपने बीएससी नर्सिंग पूरी 2018 में, यानी आपने 2014 में चालू की और 2018 में आपने 25 दिसंबर को लास्ट एग्जाम था। यस सर। पहले, उससे पहले आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में बताएं। स्कूली मैंने 10th क्लास गांव से पढ़ी थी। ओके। और फिर मेरी अच्छी परसेंटेज बढ़ने के बाद में फिर मेरे पापा ने से बोला कि तू अच्छी स्कूल ज्वाइन कर ले। फिर मैंने यहाँ जयपुर मुरलीपुरा स्कूल में एन.के. पब्लिक स्कूल ज्वाइन की। ओके, एन.के. पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर मैंने 11th 12th वहाँ से की। ठीक है।
और बाद में फिर आपके 12वीं क्लास में क्या परसेंटेज रही? मेरी 72% थी। 72, यानी पढ़ने में ठीक रहे हो। यस सर। अच्छी बात, अव्वल रहे हो शुरू से ही। फिर आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बच्चे ये भी जानना चाहेंगे, छात्र ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी क्या मार्क्स रहते थे, कौन सी रैंक रहती थी क्लास में? मैंने पहले तो पीएमटी करने की सोची थी, फिर ऐसे मतलब कि फीस भी की, तो फीस मतलब कि घर वाले दे नहीं पा रहे थे, अगर दे भी देते फिर मुझे ऐसे डाउट हो रहा था क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर वहाँ विश्वास नहीं था खुद के ऊपर। हाँ, तो फिर ऐसे थी कि 1 लाख फीस थी सिक्कर गुरु कृपा में और 70-80 हज़ार हॉस्टल के थे। फिर मैं सोचता कि सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 साल कोशिश कर ली तो व्यर्थ 6 साल जाएंगे पैसे। हाँ जाएंगे, तो इस अकॉर्डिंग नहीं किया। फिर मैंने बीएससी नर्सिंग का टेस्ट दिया था, फिर मुझे ये कॉलेज मिल गया था। फिर यहाँ से यानी आपने बीएससी एंट्रेंस टेस्ट दिया नर्सिंग के लिए, हाँ। और वो एंट्रेंस में आपको ये कॉलेज अलॉटेड हुआ, ये हो गया। धन्वंतरी। हाँ, फिर ये हो गया। फिर मैं सोचा नहीं कोई ना, अपन बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर नहीं बनने का मलाल था? हाँ था सर। अब कैसा फील हो रहा है एम्स में, वो भी कंबाइंड सारे एम्स में आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही है, आप कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे अच्छा फील हो रहा है, और फिर गांव के लोग भी ऐसे बोलते हैं कि गांव का डॉक्टर और एम्स का कंपाउंडर बराबर है, तो ऐसे बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर पीएचसी पे कोई डॉक्टर है या फिर एम्स का स्टाफ नर्स है तो बराबर है, बहुत अच्छी बात बोली है। तो मुझे फिर ऐसे फील नहीं होता कि मैं डॉक्टर बनूँ, ऐसे नहीं बनूँ। ओके, अब कोई मलाल नहीं है? अब कोई मलाल नहीं है सर। ओके, जब आपने रिजल्ट देखा पहली बार, जब आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जब आप खोल रहे होंगे, रिजल्ट ओपन कर रहे होंगे, तो कैसा आपको लग रहा था क्या? और जैसे रिजल्ट देखा तो फिर बिलीव हुआ? मेरा फ्रेंड था तो मुझे कॉल करके बोला कि रिजल्ट आ गया। फिर मैं रिजल्ट की साइट देखा तो साइट पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। अच्छा। बाद में पीडीएफ की फाइल आ रही थी, तो फिर भी मैं पीडीएफ खोल रहा था। फिर जैसे मेरे 142 पेज पे पीडीएफ पे मेरा आ रहा था, तो फिर मैं खोल के देखूँ फिर 128 पेज आते, फिर वो फर्स्ट पे आ जाए। फिर दोबारा मैं वो वापस खोलूँ, फिर आने वाला हो, फिर वापस कहीं रोल नंबर नहीं मिला? रोल नंबर नहीं मिल रहा था मुझे। फिर कितनी मुश्किल से मैं दूसरे फ्रेंड को सेंड किया, फिर उसके मोबाइल में खोल के देखा, फिर आया। फिर मैं देखा तो मेरी फर्स्ट रैंक, तो मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गया। फिर मुझे ऐसे पता नहीं चला कि नहीं मेरी फर्स्ट रैंक नहीं। मैं दोबारा फिर मेरा एडमिट कार्ड देखा और फिर रोल नंबर देखा मैं उसमें। रोल नंबर दोबारा मैच किया, फिर भी मुझे नहीं हो रहा। मेरा फ्रेंड बोला तेरी है रैंक। फिर मैं बोला कि एक बार और देख इस रैंक को। तो आपने 3 बार चेक किया? 3 बार मुझे देखने के बाद फिर मुझे हुआ कि हाँ फर्स्ट में ही हूँ। ओके, सो उसके बाद वो 9 अक्टूबर, आज 18 अक्टूबर, तो उन 9-10 दिनों में अब आज क्या फील हो रहा है? आज कैसे, थोड़ा सा आपके खुशी का परमान कम हुआ है या आप खुशी का परमान उतना ही है आपका? मेरी खुशी तो थी, लेकिन फिर मैं चाह रहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। तो फिर मुझे ऐसे था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या। तो फिर मैं इतने दिन आपके पास आ भी नहीं पाया था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट करूँ। फिर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए मेरे, और फिर मैं आज फ्री हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो डीएमएमएस में एडमिशन आपने कब लिया? डीएमएमएस कोचिंग संस्थान में आपने बताया कि सन 2018 में 25 दिसंबर को आपने लास्ट एग्जाम दिया था, 25 दिसंबर 2018। तो डीएमएमएस में एडमिशन कितनी तारीख को लिया और किसके कहने पर या क्यों लिया आपने? मैंने 25 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया। फिर मतलब कि मम्मी ने तो कॉल किया था कि एग्ज़ाम हो गई, घर पे आ जा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पे नहीं जाऊंगा। बाद में मैं मेरे सीनियर से पूछा, मेरा सीनियर्स है मनोज, तो उन्होंने बताया कि डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन करना, डीएमएमएस बेस्ट फैकल्टी। वो यहाँ से पढ़ के गए थे? यहाँ से पढ़ के गए अच्छा, थे। सीनियर थे। तो उन्होंने बोला कि डीएमएमएस फैकल्टी अच्छी है, एक बार ट्राई कर लेना। फिर मैं से बोला कि मैं एक बार डेमो लेके देखूँ, तो बोला कि डेमो की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट था मनोज? हाँ, इतना कॉन्फिडेंट था। फिर मैंने डेमो भी क्लास नहीं ली थी यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट 7 तारीख को आके ज्वाइन किया था। वैसे 4-5-6 का डेमो था, लेकिन मैं नहीं आया था डेमो क्लास में। मैंने डायरेक्ट 7 तारीख को ज्वाइन किया था, डीएमएमएस कोचिंग ज्वाइन की थी। ओके, फिर ज्वाइन किया तो आपने कैसा पाया? कितने शुरू के कुछ दिनों में जैसा सुना था वगैरह, आपने क्या पाया डीएमएमएस संस्थान के बारे में? डीएमएस जैसे उसने बोला था ना कि ऐसा ऐसा तुम्हें फैकल्टी मिलेगी, तुम ऐसे पढ़ोगे, ऐसे तुम्हें अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, उन्होंने बताया ना, उससे मुझे ज़्यादा ही मिला है। ओके, आपका बैच कितने तारीख को चालू हुआ था? मेरा बैच रेगुलर 7 जनवरी 2019 को चालू हुआ था। 7 जनवरी 2019 को एमबीएम बैच। बैच का नाम एमबीएम। माउंती बाई मीना एसएमएस की स्टूडेंट रही है, एसएमएस नर्सिंग कॉलेज से पास आउट है। और जैसा कि डीएमएमएस में परंपरा है, कोई भी सफल स्टूडेंट होता है उसके नाम पर बैच रखा जाता है। तो मावंती बाई मीना जो कि कहीं पे प्रोबेबली आउट ऑफ राजस्थान कहीं जॉब कर रही है, तो उसके नाम पे बैच है मावंती बाई मीना एमबीएम। तो एमबीएम बैच में आपने एडमिशन लिया? यस सर। ओके,
ओके, तो आपने ना केवल अपने घर वालों का बल्कि मावंती बाई मीना का भी नाम रोशन किया है कि अगर मावंती बाई मीना मेरे को देख रही है, सुन रही है, तो मावंती बाई ये प्रकाश जाखड़ ने, MBM ने, ना केवल प्रकाश जाखड़ ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उस बैच से ही हुए। मैंने जितने भी बच्चे सुने लगभग मोर देन 50 स्टूडेंट होंगे उस अकेले बैच में से, इवन मोर। सो अच्छी बात है। पहला टेस्ट आपका कब हुआ और कौन सी रैंक आई थी, किस सब्जेक्ट का हुआ, अगर आपको कुछ याद हो तो? पहला टेस्ट हमारा सब्जेक्ट का हुआ था, फंडामेंटल सब्जेक्ट का हुआ था। तो वो शायद 7 जनवरी को हमारी बैच चालू हुआ था और वो शायद 1 या 1.5 महीने में हमारा फर्स्ट टेस्ट हो गया यानी फरवरी में हुआ होगा? हाँ, फरवरी, लास्ट हाँ, फरवरी, लास्ट फरवरी या मार्च के शुरुआत में, ठीक है, 1.5-2 महीने में। ओके। हाँ, तो फिर मुझे मतलब कि मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट दे के मैंने रैंक देखी मेरी, तो रैंक मेरी आई थी 197 रैंक आई थी मेरी। 197 आउट ऑफ 350 है ना? 450 400 450 400 450 में से 197 रैंक आई थी। ऑलमोस्ट आप मिडल में थे क्लास में। यस सर। मैं तो यही बोलूंगा कि आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में थे। Yes. फिर आप टेस्ट लगातार देते रहे? हाँ सर, मैंने टेस्ट रेगुलर फिर इम्प्रूव करते करते क्लास टेस्ट में, क्लास टेस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने कंबाइंड टेस्ट की प्रथा भी रहती है। क्लास टेस्ट में आपकी कौन सी रैंक सबसे अच्छी रही और किस सब्जेक्ट के टेस्ट में रही? मेरी सबसे अच्छी रही थी। मैंने मतलब कि कोचिंग पूरी होने के बाद भी मैंने टेस्ट सीरीज छोड़ी नहीं थी, मैंने ज्वाइन कर रखी थी। फिर करते करते मेरे इम्प्रूवमेंट होने लगी। नहीं, वो क्लास के बाद की बात थी। मैं क्लास के दौरान, यानी आपका जो क्लास का कोर्स चल रहा था उस समय आपकी सबसे आपके बैच में रैंक कौन सी रही? मेरी 23 रैंक आई थी। 23 कौन से सब्जेक्ट में? MSN में। MSN में। बहुत अच्छी बात है कि MSN में 23वीं रैंक। लुक एट दिस, 197 से प्रगति करता करता स्टूडेंट छात्र 23rd रैंक तक पहुंच गया। ये बात थी प्रोबेबली जुलाई अगस्त की बात रही होगी लास्ट में, क्योंकि MSN लास्ट में होती है जिसको। आपका बैच कब खत्म हुआ था? मेरा बैच 4 सितंबर को खत्म हुआ था। 4 सितंबर 2019 को। फिर उसके बाद आपने कितने एग्जाम दिए? बैच खत्म होने से पहले भी दिया या बाद में दिया? कितने एग्जाम दे चुके आज तक? मैंने सबसे फर्स्ट मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे का दिया था। तो रेलवे में मैंने फॉर्म भरा था जम्मू कश्मीर से, और फिर वहाँ से मेरे मतलब कि 6 नंबर से रह गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें, और मेरी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। ओके, यानी रेलवे जम्मू कश्मीर से आपने भरा और आप SFL हुए। फिर उसके बाद ये शायद जून जुलाई में एग्जाम हुआ होगा? जून में हुआ था शायद। 25 और जब तक आपकी कोचिंग चल रही थी, ठीक है। कोचिंग उसके बाद आपने अगला एग्जाम कौन सा दिया? फिर मैंने दिया था कंबाइंड एम्स का। हाँ, कंबाइंड एम्स का दिया था मैंने। ओके, मुझे याद है क्योंकि सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर। हाँ, 15 सितंबर को हुआ था, 4 सितंबर को कोचिंग। और ये बहुत अच्छी बात है, आपने DMMS की परंपरा को बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि DMMS संस्थान में से लगातार बैक टू बैक फर्स्ट रैंकर्स आते रहे हैं। और लास्ट ईयर जो 2019 का कंबाइंड एम्स हुआ था लगभग 2000 पोस्ट के लिए, उसमें भी गोविंद शर्मा ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। और मुझे याद है DMMS की दिल्ली ब्रांच में, साकेत में जो है, उससे मेरे पास मिलने आया था, फेसबुक पे फोटो अपलोड भी की थी। तो एक बार गोविंद तो आपने वो रिजल्ट सुना था गोविंद शर्मा का? कुछ प्रेरणा मिली थी आपको? हाँ, मैंने रिजल्ट सुना था, लेकिन उनसे बात नहीं हुई थी मेरी। बात नहीं हुई थी? कुछ उस समय कुछ ठाना था आपने फर्स्ट रैंक का, या अभी तक कुछ डिसाइड नहीं? एक बार ऐसे ही कोई कोचिंग में सर ने बोला था कि डायरेक्टर सर ने कि जब तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारी औकात का पता तब चलेगा जब तुम यहीं कब सेलेक्ट होके मेरे सामने आओगे ना, तब तो मुझे फिर पता चल मिस्टर गया। NK शर्मा जी ने? हाँ। ओके, फिर उन्होंने बोला था कि तुम्हारी औकात का पता तब चलेगा जब तुम सेलेक्ट होके मेरे सामने आके बैठोगे ना, तब। फिर ऐसे मतलब कि वो ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मैं भी सुन रहा था, लेकिन कम से कम 4-5 सेकंड के लिए मुझे देख के टारगेट बोले कि जब तुम्हारी औकात हो तो मेरे से बात करना। अच्छा। ऐसे फिर मैं ऐसे सोचा कि कोई ना, अपन स्टडी करेंगे। फिर उस टाइम तो से दिल्ली एम्स का जो कंबाइंड एम्स आपने दिया था एग्जाम 2019 में, उसमें क्या रहा आपका रिजल्ट? मेरे 104 नंबर आए थे उस 104 नंबर। और कट ऑफ कितनी गई थी? उसमें शायद 122 के समथिंग ऐसे तक 4-5 हॉस्पिटल थे, और फिर और उनकी रैंक नीचे आ रही थी। एम्स की ऊपर थी, और RMLH हॉस्पिटल थे, उनकी थोड़ी रैंक नीचे आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, तो यानी उसमें भी असफलता लगी। फिर एग्जाम कौन से दिया आपने? फिर मैंने रायपुर एम्स का दिया था। फिर रायपुर उसका क्या रहा रिजल्ट? उसका मैं मतलब कि कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स में गया नहीं था, और पटना एम्स का दिया था। पटना एम्स का, जो शायद नवंबर कब हुआ था? ये अभी हुआ था जनवरी फरवरी 2020 में। फिर तो फिर उसमें मतलब कि 80-20 का वो चल रहा था। 80-20 यानी 80% फीमेल्स लेंगे, फीमेल स्टाफ।
और 20% मेल्स। ओके, तो फिर ऐसे घर वाले भी बोले कि अब क्या है, तेरा फ्यूचर क्या बनेगा, तो कैसे कहीं निराश नहीं हुए आप? लगातार 4 एग्जाम में अगर आप असफल हुए हो। हाँ हो रहा था, लेकिन मैं ऐसे मतलब कि ऐसे सोचा नहीं था कि कोई ना 1 साल 2 साल में हो जाएगा अपना सिलेक्शन। जब फिर मुझे तब पता चला कि 80-20 का चल रहा है, तो फिर मैं सोचा कि अब मुश्किल होगा। फिर मैंने लॉकडाउन में स्टडी एकदम रेगुलर चालू कर दी थी। ओके, लॉकडाउन में स्टडी आपने क्या, किन बातों से आपको मोटिवेशन मिलता रहा लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैं जब 15 सितंबर 2019 को मैं दिल्ली एम्स का पेपर दिया था, फिर रिजल्ट आ गया था 10-15 दिन में। 28 सितंबर को ही आ गया था रिजल्ट। फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में मैं डायरेक्टर सर से बात की कि क्या करूँ अभी मैं। लॉकडाउन की बात मैं कर रहा हूँ, मैं फरवरी के बाद, मार्च के बाद। हाँ, तब से मैं स्टार्ट कर दिया था। मैं कोचिंग टेस्ट सीरीज चालू की थी मैंने। अच्छा, डीएमएमएस की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी कोर्स हाँ, पूरा होने के बाद? हाँ, टेस्ट फिर सीरीज। फिर फिर मैंने पहले तो ऑफलाइन टेस्ट देने लग गया। बिल्कुल। फिर कोरोना के चक्कर में ऐसा हुआ कि अब मैं सोचा कि अब टेस्ट कैसे दूं मैं, कैसे मुझे पता चलेगा कि कैसे मैंने स्टडी की है, कैसे नहीं की है। फिर मैं एमएम सर से मिला। एमएम सर ने बोला कि तू ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले। और सबसे मेन बात ये थी कि फ्री चला था, तो फिर मैंने फ्री टेस्ट देना जो कर दिया था। अच्छा, वो कोरोना में जैसे लॉकडाउन हुआ था तो अप्रैल और मई में जो फ्री टेस्ट सीरीज जो हमने सब्जेक्ट वाइज चलाई थी, यानी हर 5-7 दिन में एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, तो उसकी कैसे तैयारी की आपने? उसकी मैं पहले से सोचता कि अपन कोई भी एग्जाम आती है तो 1 महीने पहले स्टडी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं कोई भी गोल करना चाह रहा हूँ, मेरा प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तो उसको 10-10 दिन में डिवाइड करूँ मैं, कि 10 दिन बाद ही मेरी एग्जाम होने वाली है। तो मेरे जैसे ही शायद आपने भी ऐसा किया कि 7 दिन बाद में साइकेट्री का टेस्ट है, और 10 दिन बाद में ओबीजी का टेस्ट है, 15 दिन बाद में एमएसएन का है। तो मैं ऐसे सोचता था कि अपना मेन एग्जाम जो होगा वो यही है। अच्छा, जैसे कि 5 अप्रैल को अगर साइकेट्री का टेस्ट है, हाँ, तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा तो मेन एग्जाम साइकेट्री का ही है। साइकेट्री का ही है। फिर मैं ऐसे सोचता था कि मुझे और बुक्स पढ़नी नहीं है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा टाइम देता मैं, और मैं एक बुक को मैं कवर करता और 2 बुक को मतलब कि एक 2 घंटे, ओके, हाँ, 2 सब्जेक्ट 2 आवर्स देता था। और एक बुक्स को मैं 6 आवर्स देता था। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करता था कि मुझे अब ये सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है और मुझे एग्जाम अपीयर करनी है इस टाइम। यस, यानी आप कह सकते हो प्रकाश जाखड़ ये कहना चाह रहा है कि जब मैं लॉकडाउन में डीएमएमएस संस्थान ने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी सभी बच्चों के लिए, चाहे वो डीएमएमएस संस्थान के हो, चाहे कोई दूसरे संस्थान या खुद घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे। 5 अप्रैल को ये होगा, 10 को ये, 15 को ये, 20 को ये, हर 5-7 दिन में टेस्ट थे। तो इसने निश्चय कर लिया कि मेन सब्जेक्ट मेरा मेन एग्ज़ाम है 5 तारीख को साइकेट्री का, और बिल्कुल तैयारी करता रहा। आपको भी यही करना है कि जब भी कभी क्लास टेस्ट हो कोचिंग में, तो उस टेस्ट को गंभीरता से ले और डिसाइड कर ले कि आपका मेन एग्ज़ाम वही है, और आप उसके लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके और गंभीरता से अगर तैयारी करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में, उस विषय में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है, यानी आपने उन फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज को अच्छी तरह से गंभीरता से लिया। ओके, लॉकडाउन के दौरान अभी बिल्कुल काफ़ी समय था, आप कितने देर पढ़ाई करते थे? लॉकडाउन के टाइम पे मम्मी ने पापा ने भी बोला था कि वहाँ पे क्यों कोरोना हो जाएगा, घर पे आ जा, लेकिन मैं घर पे नहीं गया था। अच्छा, घर नहीं गए? घर नहीं गया था। ओके। फिर मैं मतलब कि मुझे ऐसे था कि मुझे 8 आवर डेली के पढ़ने हैं। ओके। तो मैं 4 घंटे सुबह निकाल लेता था। 4 घंटे सुबह? फिर मैं दिन में रेस्ट कर लेता था। रेस्ट करके फिर 2 आवर शाम को और 2 आवर रात को। लेकिन मैं ये करता था कि मैं 8 आवर मुझे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है। आप क्या केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे पूरे दिन, या क्या आपका मानना है कि क्या केवल हमें जैसे कि 10 दिन तक केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें, या रोटेशन में, या फिर हमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी? पहले तो जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, उस टाइम पे तो मैं रोटेट पढ़ रहा था पूरे सब्जेक्ट। और बाद में जब वो टेस्ट सीरीज फ्री का डीएमएमएस कोचिंग ने स्टार्ट किया था कि फ्री का कोर्स टेस्ट सीरीज है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने 8 आवर में ऐसे कर दिया था कि 5 या 6 घंटे तो जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा जैसे 5 तारीख को साइकेट्री का, तो 6 घंटे 5 घंटे साइकेट्री को देता था मैं, और फिर 1-1 आवर्स दूसरी सब्जेक्ट को देता रहता, यानी 1-1 1.5 घंटा आप दूसरे सब्जेक्ट को, यानी 2-3 सब्जेक्ट के टच में रहे। हाँ सर। ये बहुत अच्छी बात है कि इससे 2-3 सब्जेक्ट के टच में रहने से बिल्कुल अच्छी पॉलिसी आपने अपनाई है। अगला, सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सफलता का क्रेडिट तो मैं मेरे मम्मी पापा को सबसे पहले दूंगा सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और मुझे गर्व है कि आपका जैसा बच्चा उन माँ बाप को मिला है जिसने ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे इंडिया में नाम रोशन किया है।
well done, bravo. Probably you knew it, that you had it within you. You utilized that and result is in front of everyone, कि सभी के सामने है. बहुत अच्छी बात है. Well done, bravo. Okay. DMMS कोचिंग संस्थान क्यों अन्य मुझे ये बोलना चाहिए कि DMMS कोचिंग संस्थान में क्या आपको एक अच्छा लगा, क्यों आप DMMS कोचिंग संस्थान में से जुड़े और क्या अच्छा लगता है? DMMS कोचिंग से मुझे ये लगा कि जो भी फैकल्टी है वो पूरे कंबाइंड में अच्छे, मतलब कि सपोर्ट है, पढ़ाने का नोट्स का तरीका मुझे एकदम, मतलब कि पढ़ने की लैंग्वेज भी है नोट्स की ईजी लगी मुझे। और मैं एक तरीके से जो भी सब्जेक्ट था उनके अकॉर्डिंग मैं मेरी तैयारी करता रहा। ओके ओके, अच्छे सारे कोई किसी टीचर ने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो? गौरव सर ने। MSN वाले सर? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे मतलब कि पहले तो जब वो क्लास लेने आए तब ऐसे मतलब कि 5-7 दिन तो ऐसे ऊपर से जाता था उनका। मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं ऐसे मतलब कि मैं बैठता था, बीच में बैठता था और उनकी नज़र उस साइड में रहती थी, तो वो ऐसे देखते देखते कमेंट ऐसे बोल देते ऐसे कि क्या देख रहे हो, ऐसे नींद आ रही हो, ऐसे मतलब कि बोलते थे। और बाद में फिर मैं धीरे धीरे उनकी बात साथ जो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं मैं उनको समझ रहा था। और जो मेरा वो सीनियर था जिन्हें मुझे गाइड किया था उसने पहले बता दिया कि तेरे 10-15 दिन तक बाहर से ऊपर से जाएगी, लेकिन तू समझने की कोशिश करना, जो बोले ना वो तो वो समझने की कोशिश करना तू। ओके, और फिर बाद में वही हुआ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या मटेरियल पढ़ा आपने सफलता के लिए? बिल्कुल बच्चों को सही मार्गदर्शन करें कि जिससे कि बच्चे आगे बच्चे भी आगे नौकरी लग सके। यस, क्या क्या पढ़ा आपने मटेरियल, स्टडी मटेरियल में मैं पहले तो जो भी सब्जेक्ट है पूरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं पूरी पढ़नी पड़ती है। रीजनिंग मैथ भी ऐसे नहीं है कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका भी खूब है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में मैंने शायद 20 में से 18 क्वेश्चन किए थे। 20 में से 18 बिल्कुल, ये भी एक सफलता का सूत्र होता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उनमें से, लेकिन फिर मुझे तो बेनिफिट खूब मिला है उनसे। ठीक है। और बाद में फिर मैं OBG, MSN, फंडामेंटल, इनका मतलब कि मैं से सोचता था कि इनका क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो मैं सोचा कि इनका वेटेज ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा टाइम इनको देता था, और को भी देता था मैं, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा देता था। क्यों, ऐसा क्यों? लगाव तो नहीं था आपका? नहीं, लगाव नहीं था, मतलब कि हर बार मैं सोचता था कि जो भी मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए है उसमें मैं मेरा नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था कि MSN का ज़्यादा आता है वेटेज। फिर मैं सोचा कि OBG का भी आ सकता है, OBG में ऐसे होता है। और बाद में मेरे सीनियर्स ने ऐसे भी बताया था, वो ऋषिकेश में लग रहा है, लेकिन उसने ऐसे बोला था कि 2018 में थ्योरी बेस आया था। 2018 में थ्योरी बेस पेपर था। हाँ। यानी प्रैक्टिकल बेस कम था, यानी सॉरी 17 में। हाँ। ओके, 18 में मतलब कि अप्लाइड क्वेश्चन थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट के वगैरह ऐसे आए थे। बिल्कुल। 19 में तो 19 में और चेंज हो गया, लाइव वीडियो आ गए, वीडियो इमेज। ओके, तो फिर तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ कि भाई इमेज आएंगे, वीडियो आएंगे। हाँ, पर तो उसने ऐसे बोला कि ऐसे होता है कि एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार तो ऐसे बोला तो कि इस बार या तो तू थ्योरी पढ़ ले, तो थ्योरी में तू ज़्यादा ध्यान रखना, इस बार क्योंकि एम्स वाला तुम्हारे साथ गेम खेलेगा और वो थ्योरी आएगी, तो मैंने थ्योरी पे ज़्यादा इस बार। ओके ओके, जबकि दुनिया वीडियो के पीछे, इमेज के पीछे भाग रही थी, मैंने देखा है। चलो, अच्छी बात। और फिर 17 क्वेश्चन ही आए थे इनके, तो आपका 6 सेंस काम कर गया थोड़ा सा। हाँ सर, इट प्लेड ए रोल, है ना, थोड़ा सा लक काम किया। अच्छी मैं तो अब आने वाले को भी ऐसे बोलता हूँ कि इस बार थ्योरी ना देख के अप्लाइड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो। बिल्कुल, क्योंकि पैटर्न हर बार वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलो, अच्छी बात है कि जो क्लास टेस्ट होते हैं DMMS में, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनका लेवल क्या रहता है, और आपको ऐसा कौन सा पेपर है जो बहुत ही इम्प्रेस्ड किया हो, अच्छा पेपर लगा, और लेवल जो समझ, और क्या इम्पोर्टेंस रहती है? क्योंकि अधिकतर बच्चे, कई बार आपने देखा होगा, आपके बैच में भी होगा, कई बच्चे मिस कर जाते हैं, बंक कर जाते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है क्लास टेस्ट की? ऐसे मतलब कि क्लास टेस्ट लगते थे, मतलब कि लेवल हाई ज़्यादा रहता है। DMMS कोचिंग के जो भी पेपर होते हैं ना, उनके लेवल हाई होते हैं ज़्यादा। तो इससे क्या है कि एम्स का जब जाके देखते हो तो थोड़ा आसान लगता है आपको? हाँ, ऐसे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एम्स का ईजी है DMMS से। अच्छा, एम्स का एग्जाम इजी लगता है DMMS? ये सच्ची बात है? सच्ची बात। कौन सा पेपर सबसे हार्ड लगा आपको DMMS? मैंने पीडियाट्रिक्स का पेपर। पीडियाट्रिक का ऊपर से चला गया होगा। कितने मार्क आए आपके 100 में से? 100 में से मैंने पीडियाट्रिक्स का दिया था तो मेरे 54 के समथिंग आए। 54 आए थे। बहुत, मतलब कहने का मतलब, अगर DMMS में अगर 50-60 आप स्कोर कर लो तो वहाँ 70-80 स्कोर कर सकते हो। हाँ सर। चलो, अच्छी बात है। ये सच बात है?
हाँ सर। ओके ओके। कौन सा एम्स ज्वाइन करना चाहोगे आप? आपके पास ऑप्शन है, सारे एम्स आपका इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट रैंकर का। कौन सा एम्स ज्वाइन करना चाहोगे और क्यों? मैं तो चाह रहा हूँ कि दिल्ली एम्स ज्वाइन करूँ, लेकिन जो भी मेरे सीनियर्स है, मैंने कम जोधपुर एम्स में लगे हुए उनसे भी बात की, दिल्ली एम्स से लग रहा हूँ उनसे भी बात की, ऋषिकेश एम्स वाले से भी पूछ लिया कि तुम दोनों में से बताओ कौन सी करूँ। तो उन्होंने बोला कि तुझे वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा दिल्ली में, पोल्यूशन है, ऐसा ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, अनुभव होगा और मुझे। तपोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ ओके। सर, तो मैं तो इसे सोच रखा हूँ कि 99% दिल्ली एम्स है और अच्छा। 1% है कि जोधपुर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? एडवाइस मैं ये देना चाह रहा हूँ कि अगर स्टडी करो तो मैं 8 हावर पढ़ता था, तो मैं पहले ये चीज़ देखता था कि मैं एक बेंच में मैं पढ़ रहा हूँ टेबल लगा के, तो कि मैं एक साथ बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता हूँ। क्योंकि पढ़ने का सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन हुए कि फ्रेंड का कॉल आ गया कि चल वहाँ पे चलते हैं, ऐसे चलते हैं कहीं पे भी। तो मैं उन चीज़ को पहले छोड़ना चाहा कि अगर मैं बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता हूँ सीट के ऊपर। फिर मैंने बैठना सीखा, फिर धीरे धीरे मैं मेरा रूटीन बनाया। रूटीन बनाने के बाद में मैंने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ये बढ़ा के फिर मैं सोचा कि अब 4 घंटे से ज़्यादा ना होगा तो चलो कोई ना, रेस्ट कर लेता था मैं। फिर 2 घंटे शाम को पढ़ लेता था, 2 घंटे में रात को पढ़ लेता था। तो मैं कम से कम 8 घंटे में डेली करता था। पहली तनख्वाह से आप क्या करना चाहोगे? मैं पहली तनख्वाह मैं मेरे दादी को देना चाहता था, लेकिन मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि बस मेरा पोता अभी इस दुनिया में नहीं है। वो नहीं है। कब? वो जब पिछली बार मैंने दिल्ली एम्स का पेपर दिया था तो फिर वो बोल रही थी कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, क्योंकि हमारे दादाजी 5 भाई है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। आपके गांव में कोई, आपके परिवार में कोई परिवार में कोई नहीं है, डॉक्टर्स कोई नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं, और आप पहले हो? पहले मैं। वेल डन, वेल डन। तो वो बोल रही थी कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा और ये पैसे मुझे ला के देगा सबसे पहले। अच्छा अच्छा, तो आप दादी को देना चाहोगे? तो एक बार स्मरण कर लेना, याद कर लेना कि दादी ये तनख्वाह पहली आपके लिए समर्पित है। लेकिन दादी तो नहीं रही, लेकिन अब मैं वो उनकी जगह में दादा को देश के लिए, अच्छा दादाजी को देना चाहेंगे, दादी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहोगे? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कि जब मेरे पास मेरी खुद की फाइनेंशियल या इकोनॉमी हो जाएगी तो मैं चाह रहा हूँ कि कैंप लगाऊँ मेरे गांव में। बिल्कुल। जो भी कोई भी प्रॉब्लम से चल रहे हैं उनके लिए कैंप लगाऊँ, फ्री में मैं दवाई दूँ उनको। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बढ़िया है। देश और समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, भगवान नेक इरादों का हमेशा साथ देता है। सो कोई मोटिवेशनल वाक्य, कहानी, जैसे कि मन के हारे हारे मन के जीते, ऐसी कोई कहानी आपके जीवन में घटित हुई हो जो आपको हमेशा प्रेरित करती रही हो, या अभी कभी रूबरू हुए कोई तो मोटिवेशनल वाक्य, कहानी कुछ तो आपको याद आता हो? ऐसे मतलब कि मेरे दादाजी मतलब कि कोई जाते से उनके गुरु हैं, तो एक बार मुझे भी ऐसे लेके चले गए थे कि साथ जाने वाला कोई नहीं था, मैं चला गया था। फिर उन्होंने बोला कि ये हमारा लड़का है, ऐसे तैयारी कर रहा है ऐसे। तो आप धार्मिक आस्था है आपकी? धर्म में विश्वास करते हो? करता नहीं था, लेकिन उनके साथ गया तब मुझे ऐसे हुआ। ओके, तो उन्होंने से बोला कि जो भी तेरा मन है ना, मन, इस मन को तू चला मत, तू चला मन को, सॉरी तू चला मन को, क्योंकि ऐसे होता है कि मन चला रहा आपको, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अच्छा, मन को कंट्रोल करो, मन को वश में लो। हाँ, यानी मन को हम चलाएं। हाँ, हम ठीक है, चलाए हाँ। तभी आपसे तुम्हारे जो करोगे ना वही होगा, नहीं उससे तुमसे कोई पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं लगेगा। तुम मन को तुम खुद चलाओ। चलो प्रकाश जाखड़, मुझे आपके माता पिता को, आपके गांव को, पूरे राजस्थान को, पूरे देश को आप पे गर्व है, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान में आपने फर्स्ट रैंक हासिल की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं सारे टीचर्स की तरफ से, सारे कोचिंग संस्थान के छात्रों की तरफ से आपको लाखों बधाइयाँ देना चाहूँगा। थैंक यू, आप आए, आपने बेशकीमती समय, अमूल्य कीमती समय निकाला, और ऐसे ही बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, और जीवन में आगे जैसे जैसे समय आपका जीवन में बढ़ता जाए आप प्रगति करते जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।